तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशेन को एक ऐसा कैरेज मिलता है जिसके अंदर यान कांग आर्मी के बहुत सारे प्रिंस बैठे हुए होते हैं और वो सारे ही अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। और वहां पर एक मोटा लड़का मोशेन से मिलता है और वो यान कांग किंगडम के बारे में मोशेन को बहुत सारी बातें बताता है। और अचानक उन लोगों का कैरेज एक जायंट स्नेक के मुंह में चला जाता है। तो मोशेन उस मोटे लड़के के साथ वहां से फौरन से बाहर निकल आता है और फिर जब वहां पर उस स्नेक के साथ एक वॉरियर उनका पीछा करता है तो वो मोटा उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो युलोंग मैन है। ये लोग बड़े बड़े स्नेक्स और ड्रैगन्स को ट्रेन करते हैं और उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो युलोंग मैन अपने उस जायंट स्नेक के साथ एक पॉइजनस गैस हर जगह फैला देता है। ये देखते ही वो मोटा फिर मोशेन से कहता है कि अगर हम लोग ज्यादा देर यहाँ पर रुके तो फिर इस पॉइजन का हम पर असर हो जाएगा और हम लोग फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही मोशेन उसे लेकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, मगर वो लोग देखते हैं कि वो जायंट स्नेक्स अभी भी वहां पे मौजूद हैं। और मोशेन कहता है कि इतने बड़े बड़े स्नेक्स भाग कर निकल आए हैं, यान कांग आर्मी को पता कैसे नहीं चला? कहीं सारे युलोंग मैन्स ने यान कांग आर्मी को मार तो नहीं दिया? और इस तरफ हम लोग उस स्नेक मास्टर को देखते हैं, वो फिर से बांसुरी बजाता है और उसकी बांसुरी की आवाज सुनते ही वो मोटा डर जाता है और कहता है कि अरे नहीं, लगता है कि ये बहुत सारे स्नेक्स का इस्तेमाल करने वाला है और ये अपनी उस बांसुरी के जरिए इन सारे स्नेक्स को कंट्रोल करके हमें ढूंढना चाहता है। ये सुनते ही मोशेन फिर उसे लेकर वहां से सीधे नीचे की तरफ कूद जाता है और वो स्नेक्स भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो स्नेक्स जैसे उन पे हमला करते हैं तो मोशेन अपने बुचर नाइफ के साथ जायंट स्नेक को काट कर उसके दो टुकड़े कर देता है। ये देखते ही वो मोटा भी जोश में आ जाता है और फौरन से अपनी पीठ पे लगे हुए बॉक्स को ओपन करते ही उसके अंदर से कुछ सोर्ट्स बाहर निकालता है और उनके साथ जायंट स्नेक की बॉडी में बहुत सारी सोर्ट्स घुसा देता है और अपनी सोर्ट्स को जैसे ही पुश करता है तो वो सोर्ट्स उस जायंट स्नेक के टुकड़े टुकड़े कर देती है। मगर वो लोग उन स्नेक से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे क्योंकि वो स्नेक्स काफी ज्यादा होते हैं और ऊपर से वहां पर उन दरख्तों में हमें अजीब तरह की आंखें दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दरख्तों के अंदर भी कोई मौजूद है। मोशेन देखता है कि वो लोग जहां जहां भी जा रहे हैं वो स्नेक उन्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लेते हैं और ऊपर से वो बंदा अकेले इतने ज्यादा स्नेक्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये जानकर वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और लिंगर कहती है कि ये एक अकेला बंदा इतने ज्यादा स्नेक्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि इन स्नेक्स को कंट्रोल कर रहे हैं और युलोंग मैन को हमारी डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ हैं। वो लोग उन जायंट स्नेक्स से बचते हुए दूर भागने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो स्नेक्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा होता, जिस पर वो लोग भी काफी परेशान होते हैं कि आखिर यहाँ पे सिचुएशन समझ में नहीं आ रही कि कौन कहाँ से इन स्नेक्स को कंट्रोल कर रहा है। और फिर वहां पर वो यंग मास्टर भी उन लोगों की तरफ आ रहा होता है और वो फिर से एक बांसुरी बजाता है तो मोशेन देखता है कि उसके बिल्कुल नीचे से कोई चीज निकलने वाली है। वो बहुत ही बड़ा जायंट स्नेक होता है और मोशेन जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो वो स्नेक उसे अपने मुंह में जिंदा ही निकल लेता है। ये देखते ही वो मोटा तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और दूसरी तरफ वो युलोंग मैन भी बिल्कुल शांत हो जाता है और अपनी बांसुरी बजाना बंद कर देता है। उसे लगा कि उसका काम अब आसान हो गया है। मगर दूसरी तरफ हम उन स्नेक्स को देखते हैं, मोशेन उस स्नेक के अंदर ही उसे मारना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो स्नेक्स झटपटा रहा होता है। हम देखते हैं कि मोशेन अपने बुचर नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक की बॉडी को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखते ही बाकी के स्नेक्स भी उसकी तरफ झपटने की कोशिश करते हैं तो मोशेन फिर से बुचर को इस्तेमाल करता है और सामने आने वाले जितने भी स्नेक्स होते हैं उन्हें भी बुरी तरह से पछाड़ देता है। और दूसरी तरफ वो मोटा भी उसका साथ देते हुए अपनी सोर्ट्स निकालता है और अपनी मल्टी सोर्ट्स के जरिए भी वहां पर स्नेक्स के साथ भरपूर मुकाबला करता है। और यहाँ पर मोशेन जैसे ही 9 हेवन आई को एक्टिवेट करता है तो उसे छुपे हुए दुश्मन दिखाई देते हैं, जिसके बाद मोशेन अपना बुचर नाइफ लेते ही एक दरख्त पर हमला करते ही उसे बीच में से काटते हुए सीधा उस आदमी तक जा पहुंचता है जो कि उस दरख्त के बीच में छुपा हुआ था। मोशेन ने उस दरख्त को बीच में से काट कर उस आदमी का भी काम तमाम कर दिया था। और दूसरी तरफ मोटा और लिंगर जब ये देखते हैं तो उन्हें भी यकीन नहीं आता कि दरख्तों के अंदर भी ये लोग छुप सकते हैं। और वो मोटा कहता है ये सारे के सारे युलोंग मैन के ही डिसाइपल्स हैं। तो लिंगर कहती है इसका मतलब ये है कि बाकी सारे दरख्तों में भी ये सारे ही लोग छुपे हुए होंगे। इतना कहने की ही देर थी कि युलोंग मैन डिसाइपल्स फिर आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। वो सारे इस तरह बाहर निकल रहे होते हैं कि वो दरख्त जैसे उनके लिए छुपने की बहुत ही आसान सी जगह हो, वो उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं। और फिर देखते ही वहां पर बहुत सारे युलोंग मैन डिसाइपल्स अपीयर हो जाते हैं, जिसका मतलब था कि मोशेन अब बहुत बड़े खतरे में था क्योंकि वो जंगल पूरी तरह से युलोंग मैन डिसाइपल्स से भरा हुआ था।
उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो सारे के सारे डिसाइपल्स एक साथ ही अपनी वो फ्लूट बजाना शुरू करते हैं तो दूर दूर से जितने भी स्नेक्स होते हैं वो सारे के सारे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और खींचे चले आते हैं। वो सारे के सारे मोशेन को और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मोशेन उस मोटे से कहता है कि युनशांग तुम ऐसा करो कि तुम लेफ्ट साइड वालों को डील करो, मैं राइट साइड वालों को देखता हूँ। और वो लिंगर से कहता है कि उस स्नेक क्राउन ने जो पॉइजनस की यहाँ पे फैलाई हुई है तुम्हें इसे यहाँ से हटाना होगा। ये कहने के साथ वो उसे पकड़कर हवा में ऊपर उछालता है तो लिंगर अपनी टेल्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही जोरदार एयर प्रेशर जनरेट करती है जिसके साथ वो जितना भी फ्यूम होता है वहां पे सारा का सारा खत्म कर देती है। और मोशेन मौके का फायदा उठाते ही उन स्नेक्स के ऊपर टूट पड़ता है। वो स्नेक्स उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। और यहाँ पे हम लोग युनशांग को देखते हैं, वो भी अपना वो बॉक्स ओपन करता है, उसके साथ वहां पर मल्टीपल सोर्ड्स को बाहर निकाल लेता है। अपने यान कांग सोर्ड स्किल्स होते हैं जिसके जरिए वो बहुत ही आसानी से अपने दुश्मनों को मार सकता है। मगर अचानक उसे भी जब खतरा महसूस होता है तो मोशन उसकी मदद करने पहुंच जाता है। वो दोनों ही यहाँ पर स्नेक्स का जमकर मुकाबला कर रहे होते हैं मगर उसके बावजूद भी वो लोग अभी भी यहाँ पर उन स्नेक्स को खत्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक के बाद एक स्नेक आता जा रहा था और उन लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। मगर मोशन भी यहाँ पे हार मानने वाला नहीं था। वो अपने बुचर नाइफ का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे के सारे दुश्मनों को मलिया मेट करता जा रहा था जैसे कि वो उसके आगे कुछ भी ना हो। मगर उसके लिए वहां पर उस मोटे को संभालना ज्यादा मुश्किल लग रहा था क्योंकि वो अकेला तो दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है मगर साथ में दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करना उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था क्योंकि वो मोटा और वो लिंगर दोनों बहुत ही वीक थे और चारों तरफ से स्नेक्स के साथ घिरे हुए होते हैं। मगर इतने में अचानक हमें कुछ वॉरियर्स को घोड़ों पर आते हुए दिखाया जाता है। वो आते साथ ही उन स्नेक्स के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मोशन और युनशांग दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो सारे के सारे असल में यान कांग सोल्जर्स थे जो कि उन लोगों की मदद करने के लिए पहुंच गए थे। यान कांग आर्मी को वहां पर देखते ही वो युलोंग मैन फौरन से अपने सोल्जर से कहता है कि चलो हमें वापस पीछे हटना होगा। मगर वहां पर व्हाइट टाइगर आर्मी पहुंच गई थी और वो आर्मी किसी को भी भागने का मौका नहीं देती। और यहाँ पर युनशांग वो मोशन से कह रहा होता है कि बेफिक्र हो जाओ, ये सारे हमारे ही लोग हैं, ये सब व्हाइट टाइगर आर्मी के सोल्जर्स हैं, ये यहाँ पर आ गए हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग अब बिल्कुल सेफ हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर एरोस की बौछार हो जाती है जो कि सारे युलोंग मैन पर जाकर हिट करना शुरू करती है तो बहुत सारे लोग वहीं पर ही गिर कर मर जाते हैं और बहुत सारे लोग वहां पर युलोंग मैन के यंग मास्टर के साथ अपनी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मगर व्हाइट टाइगर आर्मी अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और फिर मोशन के पीछे हमें एक जनरल को आते हुए दिखाया जाता है। वो सोल्जर्स कहते हैं कि जनरल दो प्रिंस अभी भी जिंदा हैं। उसे वहां पर देखकर मोशन कहता है कि अच्छा तो ये जनरल युन है, इसी के बारे में ही इसकी सिस्टर चू यू ने मुझे बताया था। ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे ही हैं और यही है जो कि व्हाइट टाइगर आर्मी को लीड करता है। मगर यहाँ पर जनरल मोशन से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पहली मर्तबा देख रहा हूँ। तो मोशन उसे बताता है कि मैं असल कैपिटल की तरफ जा रहा था मगर शिशियान सेक के लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था जिसकी वजह से सिस्टर चुयू ने मेरी मदद की और उन्होंने ही मुझे ये टोकन दिया है। वो अपने ट्रूप को लेकर शिशियान सेक की तरफ जा रही थी। मैं नहीं जानता कि वहाँ पर किस तरह की बैटल हुई है और कौन उस बैटल में जीता होगा। मगर वो जनरल कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, सिस्टर ने जाते ही उन मास्टर्स की छुट्टी कर दी है और हम लोग वो बैटल जीत चुके हैं। तुम शिशियान से भागकर यहाँ पर आए हो तो तुम हमारे साथ हमारे कैपिटल में चल सकते हो और वहाँ पर स्टडी भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कैपिटल में कोई भी मसला हो तो तुम सीधा मेरे पास चले आना। मगर इतने में अचानक वहाँ पर वो 7 प्रिंसेस भी आ जाती है और मोशन को देखते ही पहचान जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम भी हमारे साथ कैपिटल सिटी की तरफ जा रहे हो? उसे देखते ही मोशन कहता है कि ये मोटी यहाँ पे है। ये सुनते ही वो मोटी फिर एक जोरदार हैमर जमीन पर फेंकती है और गुस्से में भड़क जाती है। मगर मोशन कहता है कि गोल चेहरे का मतलब ये नहीं कि आप बदसूरत हैं, इसीलिए प्लीज आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। और वो मोटा कहता है कि क्या ये प्रिंसेस है? इसका मतलब ये है कि 7th प्रिंस के भेष में 7th प्रिंसेस थी। ये कहने के साथ ही वो उसके आगे झुक जाता है और कहता है कि 7th प्रिंसेस आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा
और फिर वो दिल ही दिल में कहता है कि मैंने 7th प्रिंसेस के बारे में सुना था, उसे मर्दों जैसा गेटअप करने का बहुत शौक है ताकि वो भी आर्मी के बीच में रहकर ट्रेनिंग कर सके और लोगों को ट्रेन करे। आज पहली मर्तबा अपनी आंखों के सामने प्रिंसेस को देख रहा हूँ। और फिर वो मोशन से कहता है कि ब्रदर मेरी तरफ आओ, मेरे ख्याल से तुम इस लड़की को जो समझ रहे हो ये उससे बहुत ज्यादा बढ़कर है। अगर तुम चाहते हो कि जनरल तुम्हारी हेल्प करे और तुम्हें प्रोटेक्ट करे तो प्लीज उस लड़की से जरा तमीज से बात करो, उसे मोटा मत बोलो। अगर तुमने दोबारा उसे कहा कि उसका चेहरा गोल मटोल है तो शायद तुम्हारी शामत आ जाए, क्योंकि हमारे कंट्री में जब भी किसी लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है तो उसे हमेशा खूबसूरत और हेल्दी कहा जाता है, जो कि हर लड़की को सुनना पसंद है। मगर मोटी लड़कियां हमेशा बहुत कमजोर होती हैं और उन्हें ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर मोशन कहता है गोल मटोल चेहरे का मतलब ये नहीं कि लड़की कमजोर है। ये बात सुनकर प्रिंसेस थोड़ा सा गुस्से में आती है तो यहाँ पर उस मोटे की हवा निकल जाती है और वो डर के मारे उस प्रिंसेस के आगे अपना माथा पटकना शुरू कर देता है और कहता है कि इसे माफ कर दीजिए, ये बेचारा पगला है, भोला है, इसे कुछ भी नहीं मालूम। ये यहाँ पर नया नया आया है इसीलिए शायद इसे आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम और ये यहाँ के रूल्स के बारे में भी कुछ नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप इसे एक बार माफ कर दीजिए। पर प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मुझसे जब भी मिला करो तो नॉर्मल तरीके से मिला करो। और वैसे भी हम लोग एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। मेरे बारे में इस तरह की बातें सिर्फ यही लड़का बोल सकता है और किसी को इसकी इजाजत नहीं है। ये सुनते ही लिंगर कहती है कि मैं भी इसके जैसे ही गोल मटोल बनना चाहती हूँ। और फिर वो मोटा प्रिंसेस से कहता है कि क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? तो मोशन कहता है हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। और यहाँ पे ये बात उस मोटे को और भी ज्यादा चौंका देती है कि वो अकेला ही एक बेवकूफ है जिसे न प्रिंसेस के बारे में मालूम था न ही इस लड़के के बारे में। अब मुझे पता चल रहा है कि इसके नाम के आगे किन क्यों लगा हुआ है। ये जरूर जनरल का कोई रिलेटिव होगा और उसकी पर्सनैलिटी देखकर तो लग रहा है कि शायद ये प्रिंसेस के साथ किसी क्लोज रिलेशन में है, जब तो इसके कपड़े इतने शानदार हैं और उसकी सोट भी काफी हाई ग्रेड की लग रही है। मगर प्रिंसेस ने अभी इसे एक काउ हार्डिंग बॉय कहा था। आखिर इस लड़के की रियल आइडेंटिटी है क्या? और ऊपर से किन फैमिली कैपिटल सिटी में क्या कर रही है और उसके कितने रिलेशन है इसके साथ? मैंने पहले कभी भी इस लड़के को कैपिटल सिटी में देखा भी नहीं था, न ही मैंने इन फैमिली के किसी ऐसे लड़के के बारे में सुना है जो कि काउ हार्डिंग बॉय हो। ये बातें सोच सोच कर ही उसका दिमाग घूम जाता है और वो कहता है कि ये बातें मेरी समझ से बहुत दूर है। इस तरफ वो जनरल प्रिंसेस से कह रहा होता है कि यू लॉन्ग मैन काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर दोबारा भी कभी आकर हमला कर सकते हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द दोनों प्रिंस को कैपिटल सिटी तक पहुंचा देना चाहिए। तो प्रिंसेस कहती है कि ठीक है फौरन से कैपिटल सिटी की तरफ चलो। और वो जनरल फिर अपनी आर्मी से कहता है कि सब लोग फौरन से अपने कैरेज को मोड़ो और हम लोग अब कैपिटल सिटी की तरफ जा रहे हैं। हमें दोनों यंग प्रिंस को और प्रिंसेस को कैपिटल सिटी तक पहुंचाना है। अगले सीन में हमें दोबारा से एक गोल्डन ईगल बर्ड को दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड में आसपास हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा होता है। और जब वो लोग यान किंगडम कैपिटल सिटी के करीब पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर 9 अलग अलग ड्रैगन स्टेचूज मौजूद हैं, जिस पर वो लिंगर कहती है कि ये 9 ड्रैगन्स तो 9 माउंटेन्स की तरह लग रहे हैं। और फिर वो मोटा उसे बताता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये 9 ड्रैगन्स असल में 9 माउंटेन्स की तरह हैं, मगर ये हमारे सिटी को गार्ड करते हैं ताकि कोई भी दुश्मन चोरी छुपे हमारे सिटी में एंटर ना कर सके। इतने में मोशन अपनी 9 हेवन आई को एक्टिवेट कर देता है तो उसे नजर आता है कि वो ड्रैगन स्टेचूज असल में रियल ड्रैगन है। और वहां पे उस सिटी गेट के नीचे एक माउंटेन के नीचे एक बहुत बड़ा ट्रुक भी छुपा हुआ है, जिस पर मोशन समझ जाता है कि ये वाकई में एक कैपिटल सिटी है, यहीं से ही पूरी दुनिया को रूल किया जाता है। और वो लड़की मोशन से कहती है कि तुम तो सच में कमाल के हो, तुमने एक नजर में ही देख लिया कि इन माउंटेन्स के नीचे हमारे मिलिट्री बेस है। ये 9 ड्रैगन असल में हमारे सिटी को गार्ड करते हैं और अगर कभी कोई बहुत बड़ा खतरा आ जाए तो फिर ये 9 ड्रैगन न सिर्फ हमें डिफेंड करते हैं बल्कि इनके नीचे मौजूद हमारे मिलिट्री बेस भी पूरी ताकत के साथ दुश्मन को रोकने की कोशिश करते हैं। मगर मोशन कहता है मैंने सुना है कि यान कांग एम्परर बाकी एम्परर्स को कंट्रोल करते हुए सारे ही सेक्ट्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। क्या यही वजह है कि यू लॉन्ग मैन तुम लोगों से गद्दारी कर रहा है? मगर वो लड़की कहती है कि ये एक नंबर का दोगलापन है। वो लोग असल में मास्टर यान कांग को मारना चाहते हैं, उसके लिए ही वो लोग ऐसे बहाने बना रहे हैं। तो मोशन कहता है आखिर इतने ज्यादा सेक्ट तुम्हारे मास्टर को मारना क्यों चाहते हैं? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो तुम्हारे फादर से इतनी नफरत करते हैं। तो फिर वो लड़की बताती है कि असल में मास्टर यान कांग ने सभी
सेक्ट्स की फाउंडेशन को समझ लिया था। आज से पहले कभी भी किसी भी सेक्ट ने अपनी ट्रू फाउंडेशन को रियलाइज नहीं किया था। जितने भी मार्शल आर्ट मैनुअल स्किल्स थे वो सारे के सारे सेक्ट्स के हाथ में ही होते थे, मगर उन सेक्ट्स की जो यूनिक नॉलेज होती थी वो असल में पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट नॉलेज होती थी और वो उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करते थे। मगर जब मास्टर यान कांग ने रिफॉर्म्स किए और इन सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया और इनकी नॉलेज को इकट्ठा किया, तो फिर उन्होंने उन्हीं सेक्ट्स को दोबारा से खड़ा कर दिया और उन सेक्ट्स को दोबारा से फंडिंग देकर पहले से बेहतर बना दिया और अपनी टीचिंग और स्किल्स के जरिए उन लोगों की ताकत को भी कई गुना बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो अब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर भी बन चुके हैं। मास्टर यान कांग इन सारे ही सेक्ट्स की नॉलेज को इकट्ठा करके इनके साथ एक इंपीरियल सेक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें सब लोगों को एक तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। मगर अभी भी बहुत सारे एंशिएंट सेक्ट ऐसे हैं जो कि मास्टर यान कांग के रास्ते में आ रहे हैं और वो ये नहीं चाहते कि मास्टर यान कांग वो इन सेक्ट्स की भलाई के लिए कोई काम कर सके। यही वजह थी कि मास्टर यान कांग को फिर अपनी डायरेक्शन डाशू की तरफ मोड़नी पड़ गई। मास्टर जानते थे कि अगर एक मर्तबा हम लोग डाशू के मैजिक स्किल्स को सीख लें तो उसके बाद फिर उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। जितने भी सेक्ट उनके खिलाफ जा रहे हैं वो भी बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, उनमें इतनी जरूरत भी नहीं होगी कि वो यान कांग के अगेंस्ट कोई बात भी कर सके। मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्ट हैं जो कि खुद को डिवाइन रियलम सेक्ट कहते हैं और वो मास्टर यान कांग के मिशन में उसे हर हाल में रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि उन लोगों ने छुपकर मास्टर यान कांग को मारने की कोशिश की थी और इससे पहले भी मास्टर यान कांग को रोकने की कोशिश की गई कि वो डाशू में एंटर ही ना हो सके। कहा जाता है कि मास्टर यान कांग की स्वॉर्ड को एक मिलिट्री कमांडर की ब्लड, फ्लैश और बोन्स के साथ फोर्क किया गया है ताकि नेशनल टीचर को बचाया जा सके। तो मोशन कहता है कि अच्छा तो ये बात है, वो लोग असल में मास्टर यान कांग को मारना चाहते हैं ताकि उसके साथ उसकी वो स्वॉर्ड भी खत्म हो जाए। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि हाँ यही बात है। जानलिंग असल में मास्टर यान कांग का होम टाउन है और उन लोगों ने जानबूझकर जानलिंग टाउन पर हमला करके मास्टर यान कांग को चेक करने की कोशिश की है कि क्या वो अपने होम टाउन को और अपने प्रिंस को बचाने के लिए वहां पर आते हैं या नहीं। एक मर्तबा वो लोग ये कंफर्म कर लें कि मास्टर यान कांग इंजर्ड है और वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता, तो फिर सारे ही सेक्ट जो कि हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं वो एक साथ ही हमारे कैपिटल सिटी पर टूट पड़ेंगे। ये सुनकर वो मोटा गुस्से में आ जाता है और कहता है यू लॉन्ग मैन की इतनी हिम्मत, एक मर्तबा मास्टर ठीक हो जाए उसके बाद में मास्टर के साथ मिलकर इन यू लॉन्ग मैन की छुट्टी कर दूंगा। प्रमोशन कहता है क्या तुम लोगों को वाकई में ऐसा लगता है कि नेशनल टीचर वो इंजर्ड हो चुके हैं? जहाँ तक मुझे लगता है तो मास्टर यान कांग जानबूझकर इंजर्ड होने का दिखावा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुश्मनों को पता चले कि वो इंजर्ड हैं ताकि दुश्मन सारे के सारे उन पर हमला करके अपने आप को एक्सपोज कर दें। इस तरह मास्टर यान कांग को एक बार में ही पता चल जाएगा कि उनके कौन कौन से दुश्मन हैं जो कि उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये सुनकर वो प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे साथ 20 से भी ज्यादा सेक्ट्स ने गद्दारी की है और जो बहुत सारे लोग मारे गए हैं वो सब कुछ क्या मास्टर यान कांग ने जानबूझकर किया है? मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। पर मोशन कहता है कि अगर मास्टर इंजर्ड होने का दिखावा न करते तो वो इन गद्दारों का पता कैसे लगाते? वो डाशू में गए थे और वहां से जंग हार कर आए थे और उसके बाद यहाँ पर दुश्मनों ने हमला करके उन्हें इंजर्ड भी कर दिया, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया था और उनके दुश्मन इस मौके को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? मुझे लगता है कि शायद मास्टर यान कांग ने बहुत पहले से ही ये सब कुछ प्लान कर लिया था। वो जानते थे कि उनके इंजर्ड होने के बाद उनके दुश्मन उनकी इंजरीज का फायदा उठाएंगे। फिलहाल तो मैं तुम लोगों के इस आपस के मसले में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाऊंगा। और वो मोटा कहता है कि अगर तुम मदद नहीं करोगे तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। प्रमोशन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मास्टर यान कांग अपने सारे ही दुश्मनों को एलिमिनेट कर सकता है। एक बार वो फाइट करने के लिए मैदान में आ गया तो फिर किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो सके। और दूसरी तरफ हमें उस यू लॉन्ग मैन के यंग मास्टर को दिखाया जाता है। वो अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि हम लोगों ने यान कांग किंगडम के बहुत सारे यंग प्रिंस को मार डाला है और मास्टर यान कांग वहां पर उन लोगों की मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। इसका मतलब ये है कि ये खबर सच है कि वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका काम आसान हो गया है। मेरे ख्याल से अब हम लोगों को किसी भी टाइम पे कैपिटल सिटी पर हमला कर देना चाहिए। मगर उसका फादर कहता है इतनी भी जल्दबाजी मत करो, उस मास्टर यान कांग को इतना हल्के में मत लो।
वो गोड्स के अंडर में काम करता है और उसकी सोच तुम्हारी सोच से कई गुना ज्यादा बढ़कर है। और फिर वो मास्टर उस यंग मास्टर से कहता है कि मुझे बताओ कि शिनजियांग वार की क्या सिचुएशन है। तो यंग मास्टर कहता है कि वहां पर हम लोगों को कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा, मगर हम लोगों ने बाकी के 20 सिटीज पर हमला किया है और वहां पर हमें पूरी तरह से कंट्रोल मिल गया है। एक मर्तबा यानकांग आर्मी वहां पर उन लोगों की मदद करने के लिए जैसे ही एंटर होगी तो हमारी आर्मी कैपिटल सिटी में चली जाएगी और कैपिटल पर कब्जा कर लेगी। मगर उसका फादर कहता है तुम जल्दबाजी मत करो, हमें सेंट्रल सिटी तक जाने के लिए बहुत सारे मुश्किल दरवाजों से होकर जाना पड़ेगा और वहां पर वैसे भी यानकांग आर्मी बहुत ही ज्यादा तादाद में मौजूद होती है। मगर वहां पर नॉर्थ में जाने के लिए एक और दरवाजा मौजूद है जो कि हर तरह के सेक्ट को अंदर आने के लिए अलाउ करता है। हमें बस उसी मौके का ही फायदा उठाना है और अपॉर्चुनिटी को कभी भी भूलना मत। और ये याद रखना कि हमें सिर्फ मास्टर यानकांग को मारना नहीं है, बल्कि हमने वो सारे के सारे रिफॉर्म्स कैंसिल करने हैं जो कि उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाए हैं। हम लोग वहां पर अपने नए रूल्स बनाएंगे और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोशन वो 7th प्रिंसेस के साथ कैपिटल सिटी में आ गया होता है और वो कहता है कि हम लोगों को कैरिज में आना चाहिए था, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता। मगर वो लड़की कहती है कि टेंशन मत लो, अब हम लोग आ चुके हैं। मोशन उन पैलेस को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, बल्कि उनके पीछे तो उससे भी बड़े बड़े पैलेस मौजूद होते हैं जिस पर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि सच में यानकांग किंगडम लाजवाब है। वो लोग मोशन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कहाँ रुकना चाहोगे, क्या तुम्हें यहाँ पे किसी का अता पता मालूम है? तो मोटा युनशियोंग कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ क्योंकि इसने मेरी मदद की है, तो मैं इसे अपने साथ अपने पैलेस में ले जाऊंगा। और इतने में मोशन को याद आता है कि 360 हाल की एक लड़की ने उससे कहा था कि उसे अगर कभी भी कहीं पे भी उसकी मदद चाहिए हो तो वो सीधा वू फेंग म्यूजिक हाउस में चला जाए और वहां पर फू किंग युआन का नाम ले तो वो सब लोग उसकी मदद करेंगे। ये याद आने के बाद वो उन लोगों से कहता है कि मुझे यहाँ पर वू फेंग म्यूजिक हाउस में जाना है। ये सुनते ही वो लोग बिल्कुल हिल से जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम वहां जाना चाहते हो? और वो लड़की कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एक गाय चराने वाला लड़का इतना शौकीन मिजाज का होगा। मगर तुम्हें यहाँ पर 4 वू फेंग म्यूजिक हाउस मिलेंगे क्योंकि वो हमारे एलाइज हैं। और सबसे बड़ा वू फेंग हाउस तुम्हें हुआशियांग में मिलेगा। उम्मीद है कि तुम्हें वहाँ पर बहुत मजा आएगा। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मगर मोशन कहता है कि इस लड़की ने तो मुझे बताया नहीं कि मुझे जाना किस तरफ है। मगर फिर दूसरी तरफ वो मोटा कहता है कि तुम सबसे पहले फ्रंट से लेफ्ट साइड की तरफ चले जाना तो तुम वहां पर 7th ब्लॉक में पहुंच जाओगे और वहां पर तुम आसानी से उन लोगों का बैनर भी देख सकते हो। और अब ये मत पूछ लेना कि मुझे उनके बारे में कैसे पता है। ये कहने के साथ वो भी वहां से 9 तो 11 हो जाता है और जाते हुए उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना। तो मोशन उस वू फेंग म्यूजिक हाउस को ढूंढते हुए उस मोटे की बात को याद करता है और कहता है उसने मुझे अपना ख्याल रखने के लिए कहा था, आखिर वू फेंग म्यूजिक हाउस में ऐसा क्या है? ये कहने के बाद वो एक घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो उसे वहां पर वू फेंग म्यूजिक हाउस का बैनर दिखाई देता है जिस पर वो कहता है कि जरूर यही वो जगह है। ये कहने के साथ ही वो जैसे ही वहां पर जाकर दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक लड़की की आवाज आती है कि कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मोशन कहता है कि मैं यहाँ पर फू किंग यू से मिलने आया हूँ। तो वो लड़की कहती है कि सिस्टर से तुम्हें क्या काम है और तुम्हारा नाम क्या है? तो मोशन उसे अपना नाम बताता है तो अंदर फिर खलबली से मच जाती है और वो लोग कहते हैं कि क्या ये वाकई में यंग मास्टर है? और यहाँ पर मोशन परेशान होता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। कुछ ही देर में वो लड़कियां जैसे ही दरवाजा खोलती हैं तो वो मोशन को वेलकम करने के लिए वहां पर उसके ऊपर फूलों की बारिश करते हैं और नाचते हुए उसे वहां पर वेलकम करती हैं, जिस पर मोशन को भी खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि ये लड़कियां इसे इस तरह वेलकम करेंगी। मगर वो लड़कियां तो मोशन पर फिदा हो चुकी थी और वो कहती हैं यंग मास्टर तो सच में काफी हैंडसम है। और एक लड़की उससे पूछती है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? मोशन इन लड़कियों में घिर चुका होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। मगर वहां पर फू किंग यू भी आ जाती है और कहती है कि लड़कियों जरा साइड पे हो जाओ, यंग मास्टर काफी थका हुआ है क्योंकि वो काफी लंबा ट्रेवल करके आया है, इसीलिए उसके आराम का इंतजाम करो और उसके लिए चाय बनाओ। सुनकर लड़कियां फौरन से वहां से चली जाती हैं और किंग कहती है कि यंग मास्टर लगता है कि आप नहीं जानते कि जब लड़कियों में घिर जाएं तो कैसे निकला जाता है। मगर आप बेफिक्र हो जाएं, अब मैं आपके साथ हूं और आप काफी थके हुए हैं तो क्यों ना आप पहले जाकर अपने कमरे में आराम कर लें। ये कहने के साथ वो उसे वहां से ले जाती है और उसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।